नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमआरएस न्यूज। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ठाकरे को बिहारी नेता का चैलेंज। ब्यासुले ने बारिश से प्रभावित मानफेज 3 मेट्रो स्टेशन क्षेत्र का किया निरीक्षण। उधमपुर दरसू गांव में दाशा 2025 शिविर आयोजित। तो खबरें विस्तार से। ठाकरे को बिहारी नेता का चैलेंज। महाराष्ट्र में मराठी बनाम हिंदी भाषा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक दुकानदार को पीटने के बाद यह मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। अब इस भाषा विवाद में पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी कूद गए। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वाले लोगों पर हो रहे हमले को लेकर पप्पू यादव ने सीधे राज ठाकरे को रडार पर लेते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने इस मामले पर कहा है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के लोग हिंदी भाषियों पर हमले कर रहे हैं। मैंने राज ठाकरे को चैलेंज दिया है कि वे इस गुंडागर्दी को बंद करें, नहीं तो मैं मुंबई आकर उनकी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने गलती से उद्धव ठाकरे का नाम ले लिया है। उन्होंने कहा कि मैं उनका दिल से सम्मान करता। बढ़ते अगली खबर की ओर। ब्यासुले ने बारिश से प्रभावित मारफेज 3 मेट्रो स्टेशन क्षेत्र का किया निरीक्षण। बारिश के कारण उत्पन्न समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद सुप्रिया सुले ने आज मानफेज 3 मेट्रो स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सड़क पर हुए जल भराव और क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे पर चिंता व्यक्त की। निरीक्षण के बाद सुप्रिया सुले ने कहा है कि लगातार बारिश के कारण नागरिकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मानफेज 3 मेट्रो स्टेशन के पास सड़क की हालत गंभीर है और जल निकासी की व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं है। सेरेनिटी म्हणून नाही आणि वॉल आहे, अक्षरशः धबधबे लागलेले आहेत. हो ते व्हिडिओ आला ना मला. एवढं प्रचंड पाणी. याच्या पाठीमागे डोंगर होते, पाणी या सोसायटीच्या बेसमेंटमध्ये पूर्ण पाणी राहतं. पूर्ण पाणी म्हणजे आम्ही तर नेव्हर एक्सपेक्टेड की इथे म्हणजे फेज 3 ला पाणी साचू शकेल आणि वी आर ऑन टॉप. नॅचरल ड्रेनेज गेले तर सगळे बंदच करून टाकले ना. सगळ्या सेफ्टी वॉल बिल्डर्स हॅव बिल्ड ओव्हर द नॅचरल ड्रेनेज. दे हॅव नॉट ट्रीटेड द पार्क स्टॉर्म वॉटर. दुसरं एक मॅटर आहे साईड शॉपचा. विशेष कलेक्टर रक्षा सलामदीन ने बताया है कि यह योजना खासतौर पर पिछड़े समुदायों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए शुरू की गई। भारत सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पूरे गांव के लिए एक ग्राम सभा आयोजित की गई है, जिसमें पंचवर्षीय विकास योजना तैयार की गई। आज के शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने आधार कार्ड, नरेगा कार्ड, जॉब कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और पेंशन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए सेवा प्रदान। समय मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ। आज जो हमारे गाँव पंचायत घर में जो कैंप लगा है आबाद धरती, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इससे हमारे गुजर ट्राइबल एरिया को बड़ा बेनिफिट हुआ है। ये हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में 8 एरिया चुने गए, जिसमें से हमारा गांव भी है, गुरार गांव भी। इसमें से हमारे जो गांव के ट्राइबल एरिया वाले उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आज हमारे पंचायत घर में सभी डिपार्टमेंट आए हैं, इन्होंने सभी अपनी अपनी स्कीमें बताई हैं और सभी कल भी कैंप लगेगा जी, आज भी लगा है। हमारे बड़े साहब सलामदीन भी आए, उन्होंने सारी स्कीमें समझाई हैं। आज मैं आपको बताना चाहूंगा ट्राइबल एरिया के जितने भी जो लोग हैं सभी आए थे, सभी खुश होके गए हैं। जैसे हमारे इधर डिस्पेंसरी है, उन्होंने भी सारी स्कीमें बताई हैं, सभी खुश हैं। सेंटर तो बड़ी स्कीमें लाती हैं, जैसे सेंटर की ये बहुत अच्छी स्कीम है कि हर पंचायत घर में जा रहे हैं, तो ये स्कीमें तभी लागू होंगी जब सभी लोग सुनेंगे। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के और आरओ रौंदमेल पंचायत दुरसू के रहने वाले हैं। तो ये कैंप गढ़हार में लगा है। इधर योजना के स्कीम से कोई जिसका आधार कार्ड नहीं बना है उसका आधार कार्ड बनेगा। अगर जिसने कोई लोन लेना है, किसी किस्म का लोन लेना है, वो हो जाएगा। किसी के बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का कोई इशू आ रहा है, अगर किसी के खाते में कोई इशू आ रहा है, अगर वो नहीं बना है तो वो भी बनेगा। तो सब वो बढ़िया अच्छी स्कीम लगाई है इन्होंने, तो इसकी वजह से क्यों हम लोगों को बहुत फायदा होगा। हम तो मोदी सरकार का तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, जितना हो सकते हैं बहुत अच्छी स्कीम लगाई है। समय मेरा नाम विजय शर्मा है, मैं इसी गांव का रहने। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरा नाम सलामदीन चौहान, मैं
उधमपुर में स्पेशल कलेक्टर डिफेंस हूँ और यहाँ पे विलेज जो गोडार है इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है अंडर धरती आबा स्कीम। बेसिकली ये जो धरती आबा स्कीम्स हैं, जो भी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल वगैरह दूर दराज रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक लास्ट ईयर एक स्कीम स्टार्ट की कि इन लोगों को, जो ये लोग बेसिक्स फैसिलिटीज से जो है महरूम हैं, उनको वो प्रोवाइड करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम रखा है धरती आबा। तो उसमें जो भी गैप है किसी भी डिपार्टमेंट का, उसको फुलफिल करने के लिए ये जो है कैंप लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में पूरा एक विलेज का प्लान बनाया गया। उस प्लान में जो जो कमियां थी, चाहे वो रोड की हों, चाहे वो बिजली की हों, चाहे वो पानी की हों, हॉस्पिटल की हों, कहीं आंगनबाड़ी सेंटर की हों, वगैरह वगैरह, यानी ऑल डिपार्टमेंट, तो उन सबको लेते हुए हमने एक प्लान फ्रेम किया है, 5 ईयर्स प्लान है। उसके बाद किसी का आधार कार्ड नहीं बना, आयुष्मान कार्ड नहीं बना, या किसी की फैमिली का इश्यूज हैं, किसी का जॉब कार्ड नहीं बना, किसी का नरेगा का कार्ड नहीं बना, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन सबको, वो जो गैप हैं, उन गैप को फुलफिल करने के लिए ऑल द डिपार्टमेंट्स के जितने भी ऑफिसर हैं, उन ऑफिसर्स को यहाँ पे कैंप में डिप्यूट किया गया है। 2 दिन ये कैंप पहले ऑलरेडी किया गया है और फिर अगेन दोबारा ऑर्डर निकाला जिसमें 2 दिन और दिए गए, आज और कल। तो मेरी ये जितने भी इस गांव के जितने भी बाशिंदा हैं, उन लोगों को ये आपके माध्यम से ये अपील रहेगी कि आप अपना काम जो है इस कैंप में पंचायत घर में आके करवाएं। जिस चीज का जो इशू है, चाहे वो पेंशन का है, चाहे किसी कास्ट सर्टिफिकेट का है, डोमिसाइल का है, जॉब कार्ड का है, आधार कार्ड का है, तो आप आके ये जो है बनवाएं। तो यही एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। तो इस इनिशिएटिव को फुलफिल करने के लिए हम सब लोगों को यहाँ डिप्यूट किया गया है और मुझे इस विलेज का नोडल ऑफिसर बनाया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भाजपा नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित। दिल्ली में जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सभी नेताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी महान सेवाओं और योगदान के लिए पुष्पांजलि अर्पित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में नेताओं ने मुखर्जी की देशभक्ति और समर्पण को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श और विचार आज भी भारतीय राजनीति और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमारे मेयर साहब, आपने मंच पर रहना है। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर सुमित भसिन जी सभी संयुक्त मोर्चों के प्रभारी हैं। आपके मार्गदर्शन में बहुत ही सुंदर चित्रकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवनी पर जो फाइन आर्ट्स के हमारे कलाकार विभिन्न प्रांतों के दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं, उनके द्वारा चित्रकारी की प्रदर्शनी भी हो रही है मंच की दाईं तरफ। आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा कि कार्यक्रम के पश्चात सभी लोग एक एक करके पंक्तिबद्ध होकर के अपनी पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद चित्रकारी को भी हम उसका भी अवलोकन करेंगे। और बढ़ते अगली खबर की ओर। पटना व्यवसायी गोपाल खेमका पर हमले के बाद तेजस्वी यादव ने सरकार पर साधा निशाना। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका के परिवार से मिलने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने घटना को भयानक बताते हुए कहा है कि व्यवसायी अब बिहार छोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि यह हमला पटना के बीचों बीच हुआ है, लेकिन पुलिस को घटनास्थल तक पहुंचने में 2 घंटे लग गए। तेजस्वी यादव ने बताया है कि 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे की हत्या हुई थी, लेकिन अभी तक कोई हत्यारा पकड़ा नहीं गया है। उन्होंने कहा है कि जब तक रिश्वत लेकर ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रहेगी और काम करने वाले अधिकारियों की सही तैनाती नहीं होगी, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी
बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमरनाथ यात्रा स्वतंत्र रूप से घूम रहे क्योंकि वे बंदूकों के साथ खड़े हैं, बोले यात्री सिद्धार्थ। अमरनाथ यात्रा पर आए तीर्थयात्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा है कि मैं पहली बार यहां आया हूं। हमने सोचा था कि हाल ही में हुई घटना के कारण श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हजारों श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि सशस्त्र बल हमारे लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर सुरक्षा बल ना होते तो शायद हम यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। हम स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं क्योंकि वे यहाँ बंदूकों के साथ हमारी सुरक्षा में तैनात हैं। मेरा नाम सिद्धार्थ अग्रवाल है, मैं आगरा से हूँ और मेरे साथी संजय ये भी आगरा से हैं। क्या पहली बार आप दर्शन के लिए? जी हाँ, हम लोग को पहली बार दर्शन के लिए आए हैं और वाकई में मतलब देखने दिखाने लायक जगह है और सभी लोगों में कूट के श्रद्धा बनी हुई है भगवान के नाम से। पहले लग रहा था कि जैसा कहते हैं जो एक इंसिडेंट हुआ है पहले, उसकी वजह से शायद इस बार कहते लोग कम आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, उल्टा शायद ऐसा लगा भरे हैं। और मतलब सच में वाकई में एक तो नो डाउट ये बात बोलने लायक है कि जो हमारी कहते सीआरपीएफ है और जेएनयू पुलिस है, बहुत मेहनत करी है भाई साहब। सच में इनकी जो स्ट्रैटेजी है और इन्होंने जिस तरीके से अपनी प्लानिंग कर रखी है, सच में हेड्स ऑफ है इनको कि इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। अगर शायद ये ना हो तो हम लोग की शायद इतनी हिम्मत भी ना खुले। आज ये लोग कहते गन लेके खड़े हुए हैं तो हम लोग खुले कहते आराम से निकल रहे हैं, हमें इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये लोग नहीं होते तो हमें बहुत टेंशन होती। मैं सबसे पहले तो इन्हीं को सल्यूट करना चाहूंगा, सीआरपीएफ को और जेएनके पुलिस को। भोले बाबा के दर्शन के लिए बहुत खुश है सच में। मैंने पिछली बार भी ट्राई किया लेकिन नहीं निकल पाया। इस बार कहते मतलब फाइनल हो गया तो जा नहीं पाया था, लेकिन इस बार फाइनल हुआ है। अच्छा कहते क्योंकि मैं टैक्स का काम करता हूं तो मेरा कहते इनकम टैक्स की डेट बढ़ गई है, तो इस वजह से मुझे उसमें टेंशन भी नहीं है। तो इतना बढ़िया सब कुछ काम चल रहा है, मतलब इतना बढ़िया लग रहा है इस बार। बस भगवान का आशीर्वाद चले और सब काम चलता रहे बढ़िया। क्या मांगने जा रहे हैं? भोले बाबा से बस आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिकली कहते कुछ प्लानिंग नहीं है, बट ये है कि भगवान अपनी कृपा बनाए रखे और सब कुछ अच्छा रखे। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को बॉम्बे हाई कोर्ट में किया गया सम्मान। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई को सम्मानित किया गया है। इस अवसर पर न्यायपालिका के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और न्यायविद उपस्थित रहे। मुख्य न्यायाधीश गवई ने अपने संबोधन में कहा है कि वास्तव में आज की तारीख में पूरे भारतीय न्यायपालिका में मैं दूसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हूं। ऐसे महत्वपूर्ण दिन पर भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल है। समारोह के दौरान उनके अब तक के न्यायिक योगदान, निष्ठा और सेवा भावना की सराहना की गई। बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों और वकीलों ने उन्हें न्याय प्रणाली में उनके अनुभव और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। We are in a family and I think today I'm here as the senior most member of the family. Your eldest brother, as a matter of fact, in the entire Indian judiciary as of today, I'm the second eldest person. So, except Justice Dhulia, nobody is elder to me. It's difficult to control emotions on such an momentous day. The journey of last 40 years, out of which 18 years as a lawyer and almost 22 years as a judge. This is the institute, this is the High Court, which has made me what I am today, a judge of the Supreme Court and the Chief Justice of India. I won't speak anything about prior to 14th of November 2003 because that's a part where I should speak about it in the evening. But after 14th November 2003, it has been an enormous journey. On the very first day of my elevation, I was made to sit single because I was to be transported to Nagpur on the
very next day. Till then, nobody from Nagpur was willing to sit in Nagpur on account of certain reasons. I was the first one to have opted to sit at Nagpur after a long gap. On the very first day, I could write a judgment in a second appeal, which could also be a reported judgment. And after going to Nagpur, then I traveled from Nagpur to Aurangabad, Aurangabad to Mumbai, again back to Aurangabad, then from Aurangabad again back to Mumbai, and then when, on my personal reasons, when my father was not keeping well, I requested the Chief Justice of India, Chief Justice of the High Court, Justice Mohisha, to transfer me to Nagpur. And then I was in Nagpur as an administrative judge for almost 4 years. Prior to that, I had a short stint at Goa, where Jyotiraditya was only 1 year, and we still recollect those big alumundas at Mahesh residence. He was residing in a flat then. बढ़ते अगली खबर क्या? श्यामा प्रसाद आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य बोले पीएम मोदी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है कि राष्ट्र के अमर सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जन्म जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके आदर्श और सिद्धांत विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बहुमूल्य। बंगाल के सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट्र सिर्फ अपनी ऊर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था देश के साधनों पर, संसाधनों पर, देश के प्रतिभाशाली लोगों पर। स्वतंत्रता के बाद देश को हताशा से, निराशा से निकालने का उनका विजन आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा दे रहा है। देश के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की पहली औद्योगिक नीति बनाई। वे कहते थे, अगर सरकार देश के शिक्षण संस्थान और औद्योगिक संगठन मिलकर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो देश बहुत जल्द ही आर्थिक तौर पर भी स्वतंत्र हो जाएगा। शिक्षा से जुड़े क्षेत्र के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, देश की परमाणु नीति को दिशा देने के लिए उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण करता हूं, उनको नमन करता हूं। बढ़ते अगली खबर क्या? दिल्ली सरकार जल्द लॉन्च करेगी रक्तदाताओं की निर्देशिका फॉलो ऐप। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी में रक्तदान को लेकर जागरूकता बढ़ाने और जरूरतमंदों तक समय पर रक्त पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि कई बार इलाज के दौरान रक्त की अनुपलब्धता के कारण जान बचाना मुश्किल हो जाता है। आइए हम सब मिलकर इस रक्तदान अभियान से जुड़े। रक्त की प्रत्येक यूनिट जीवन रक्षक हो सकती है। सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार जल्द एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। इस ऐप में उन सभी लोगों का डेटा होगा जो रक्तदान करने की इच्छुक है। इससे कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति आसानी से अपने क्षेत्र के नजदीकी रक्तदाता का नाम और फोन नंबर प्राप्त कर सके। देखिए, जीवन रक्षक मूवमेंट मैं कह सकती हूँ कि ब्लड डोनेशन। रेखा गुप्ता जी अभी ब्लड डोनेशन कैंप का निरीक्षण कर रही हैं, उसके बाद वो आपके समक्ष बैठ जाओ। सर मैडम उधर है और हम इधर है, हम जाके बढ़ते अगली खबर क्या? संभल मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क।
यूपी मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के दौरान जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव, मोहल्ले और जिला स्तर पर शांति समिति की कई बैठकें आयोजित की गई हैं। इनमें सभी समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और उनकी बिजली, पानी सहित अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। डीएम पेसिया ने कहा है कि अगर कहीं कोई समस्या आती है तो संबंधित लोगों को तुरंत सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। हमने हर स्थान पर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं जिनके साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। क्या तैयारियां की गई? बढ़ती अगली खबर क्यों वहीं भाजपा सांसद कंगना रनौत ने बादल फटने से प्रभावित थुनाग इलाके का दौरा किया। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित थुनाग इलाके का मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में उत्पन्न गंभीर स्थिति का जायजा लिया है। कंगना रनौत ने कहा है कि बादल फटने के बाद यहां बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। थुनाग इलाके और आसपास के क्षेत्रों में सड़क संपर्क पूरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी सरकार और प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है और राहत कार्य जारी है। उन्होंने आगे बताया कि सड़क संपर्क को जल्द से जल्द बहाल करने के लिए कार्य चल रहा है। हमारी टीमें हर प्रभावित इलाके में सक्रिय रूप से काम कर रही ताकि ये लोगों को आवश्यक सहायता मिल सके। क्या कहना चाहोगे? ये मंडी पे डेफिनेटली बहुत संकट आया है। ये जो इतना बादल फट गए हैं और कई जगहों पे जो है पानी भर गया है। पानी भरने के कारण जो है लोगों में बाढ़ टाइप एक स्थिति आई हुई है। कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। खासकर जिस एरिया में सबसे ज्यादा त्रासदी हुई है, जो सिराज का थुनाग के तरफ के एरिया हैं, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी नजर बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है। लेकिन कनेक्टिविटी का थोड़ा इश्यू था, तो वो आज जिस तरह से रोड जो है फिर से रिस्टोर किया गया है तो हम अब पहुंच रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये जिस तरह से कि हमारा जो है वो काम रुक जाता है। हम इससे पहले भी अभी 2-3 दिन पहले हम इधर किन्नौर में थे और लाहौल स्पीति में थे। 150-200 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के लिए दिए थे। तो है तो यहीं पे, लेकिन ये विपक्ष की बातें हैं। अब उन लोगों ने राजनीति करनी है, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे जो जनसाधारण है उनको इसी बात की कोई आशंका है कि हमारी जो टीम्स हैं वो हर जगह पहुंची हुई है और जितने भी हम लोगों ने हर जगह की एक कमेटी बनाई हुई है प्रभावित एरियाज की, जिनके अपने चेयरपर्सन्स हैं। तो इतनी बारीकी में जब काम होता है तो कोई आशंका लोगों को तो नहीं है। और कहाँ थुनाग को भी आप जा रहे हो और किस जगह का और विजिट आपने सोचा है? बाकी मैंने सुना है करसोग में भी काफी हानि, तो जन की ज्यादा हानि सिराज में हुई है, वहां पे भी काफी हानि है और उसके साथ नाचन में भी कुछ एरिया अफेक्टेड है। तो ये सब एरिया के हम लोग दौरे करेंगे। बढ़ती अगली खबर की ओर। मुंबई शिवसेना सांसद संजय राउत का हिंदी को लेकर बयान। महाराष्ट्र शिवसेना सांसद संजय राउत ने हिंदी को लेकर जारी विवाद पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी राज्य लंबे समय से हिंदी थोपे जाने के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं और उनका रुख यह है कि वे हिंदी नहीं बोलेंगे और दूसरों को भी हिंदी बोलने से रोकेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में उनकी स्थिति अलग है। राउत ने कहा है, हम हिंदी बोलते हैं और हमारा रुख यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में हिंदी को थोपने की सख्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी लड़ाई केवल शिक्षा के इस क्षेत्र तक सीमित है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने उनकी इस जीत पर उन्हें बधाई दी और कहा है कि वे इससे सीखेंगे। उन्होंने स्टालिन को शुभकामनाएं भी। देखिए, दक्षिण के राज्य जो है वो सालों साल से इस विषय पर लड़ रहे हैं और उनकी जो भूमिका है वो आज की नहीं है कि हमारे ऊपर हिंदी मत थोपिए, लेकिन उसका मतलब है कि हिंदी हम बोलेंगे ही नहीं। हम हिंदी बोलेंगे नहीं, हमारे राज्य में हिंदी किसी को बोलने नहीं देंगे। हमारी ये भूमिका नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, आप देखा, मैं हिंदी बोलता हूं, मैं हिंदी पढ़ता हूं, मैं हिंदी देखता हूं, मैं हिंदी में सोचता हूं। हमारी भूमिका है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी की जो सख्ती हो रही है वो हम होने नहीं देंगे, वो हम होने नहीं देंगे।
और हमारी लड़ाई यहाँ तक सीमित है। लेकिन फिर भी हमने एक जीत हासिल की है इस संघर्ष में। और M.K. स्टालिन जो मुख्यमंत्री है तमिलनाडु के, उसने इस जीत के बारे में हमारा अभिनंदन किया और कहा है कि आपकी ये जीत है, उससे हमें भी प्रेरणा मिलेगी लड़ने के लिए। जरूर हम उनको शुभकामनाएं देंगे। लेकिन मुंबई में, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने के ऊपर किसी के ऊपर हमने रोक नहीं लगाई है। हिंदी फिल्में यहाँ चलती है, हिंदी थिएटर चलता है यहाँ। आप जाइए, पृथ्वी थिएटर है या सत्यजीत दुबे जी का थिएटर है, ये सब थिएटर्स यहाँ चलते हैं। हिंदी गाने चलते हैं, हिंदी संगीत चलता है, हिंदी प्रोग्राम चलते हैं, हिंदी किताबें यहाँ आती है, यहाँ हिंदी अखबार चलते हैं। हमारी बात केंद्र से झगड़ा है ये सरकार से, वो आप जो प्राथमिक शिक्षा है उसके ऊपर जो त्रिसूत्री की जो बात करते हो आप, उसमें हिंदी आप नहीं लाद सकते। सर, फडणवीस और शिंदे दोनों का बयान ये आ रहा है कि दोनों भाई एक साथ आए, सिर्फ राजनीति की। अच्छा ठीक है, आ गए ना, राजनीति के लिए आ गए, तो आप किसके लिए आ गए भाई? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, आप एक साथ किसके लिए आ गए हैं? हाँ, सोशल वर्क करने के लिए आए हैं क्या? आपकी संपत्ति जो बनाई है वो बांटने के लिए आए हैं? अशोक चव्हाण, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, ये एक साथ क्यों आए हैं मुझे बताइए। ऐसा कौन सा महान विचार लेकर आप आए हैं? जी हाँ, अगर आप कहते हैं कि राजनीति के लिए आए तो समझ लीजिए हम राजनीति के लिए आए हैं, और ये राजनीति महाराष्ट्र में मराठी हित के लिए है। बढ़ती अगली खबर की ओर। मंडी बादल फटने से सिराज में सेब की फसल को भारी नुकसान। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सिराज इलाके में हाल ही में हुई बादल फटने की घटना से सेब की फसल को गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस प्राकृतिक आपदा से हजारों सेब के पौधे नष्ट हो गए, जिससे किसानों को बड़ा आर्थिक झटका लगा है। स्थानीय निवासी दिनेश ने कहा है कि हमारे बगीचे में लगभग 1000 पौधे थे जो पूरी तरह नष्ट हो गए। इनमें से कुछ पौधे 25 साल पुराने थे, जिनका हमारे लिए बहुत भावनात्मक और आर्थिक महत्व था। साथ ही हमने कई नए छोटे पौधे भी लगाए थे, लेकिन वे भी खत्म हो गए। दिनेश ने हालांकि यह भी बताया कि उनके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ हैं। तो चलिए सुनते हैं और किसने क्या क्या कहा। बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है, यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा। मतलब हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसके बाद हमारे जो चाचा ससुर हैं, 3 चाचे हमारे और हैं, उनके भी सारा के सारा चला गया मैम। दोनों साइड से गया, एक साइड से भी गया, दूसरी साइड से भी गया मैम। हाँ जी मैम, घर ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। घर भी हमारा ठीक है, मतलब सारा परिवार ठीक है, बट नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। शायद वो खेत आगे कभी मुझे लगता है नहीं बन पाएंगे। कितना टाइम लगता है सेब इस बगीचे को बनाने में, और कितने साल की मेहनत रही? बहुत ज्यादा मैम। वो प्लांट जो हमने लगाए थे कम से कम 15-16 साल के थे। अब मतलब फसल आनी शुरू हो गई थी उसमें, और मतलब आज से पहले हमने फसल ली भी नहीं। अभी मतलब पहले प्लांट छोटे थे, अब बड़े हो गए थे। अब उम्मीद थी कि चलो भाई सेब निकलेंगे, फसल निकलेगी, जो मतलब पीछे से बगीचे का जो खर्चा वो आगे भरपाई हो जानी थी। अब मेरा नाम दिनेश्वरी है। नुकसान हुआ है, हाँ जी, बहुत। हाँ जी, हाँ। कितना नुकसान हुआ है? हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ जी। 1000 पौधा लगाया था पूरे बगीचे में, वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस तरह से भी पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। कितने साल का पुराना पौधा था? कितने साल ये जो इस साल में, ये तो कोई 25 साल का था ये बगीचा। बाकी छोटे पौधे लगाए थे साथ में, वो भी खत्म हो गए सारे, पूरे के पूरे खत्म हो गए, नीचे चले गए वो सारा चलन थे। ये तो भगवान ही जाने कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हाँ, तो ही जाने कि मिल सकता है। हाँ, वह बहुत ही। हाँ नहीं, हमारा परिवार सही सलामत सब कुछ है, ठीक है। वैसे पशु का कोई नुकसान नहीं, हमारे सब पे हुआ, बाकी ठीक है। हाँ हाँ, ये बगीचे में नुकसान है और जमीन नुकसान है, बाकी कुछ नहीं, हमारा ठीक है। बढ़ती अगली खबर की ओर। भोपाल केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही बड़ी बात। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से बातचीत को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम हमारा मूल मंत्र है, कोई भी बातचीत दबाव में नहीं होगी। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत की जाएगी। भारत किसी भी तरह के दबाव में नहीं आएगा।
शिवराज सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार किसानों के मुद्दों को समझते हुए उनकी भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन देश की सुरक्षा और विकास को सर्वोपरि रखा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी निर्णय सोच समझकर और संतुलित तरीके से लिए जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। राष्ट्र प्रथम यह हमारा मूल मंत्र है। किसी दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। समझौता होगा तो भारत के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही होगा। भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। अब वक्त हो चल इसको ब्रेक की बातें खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।